नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। जस्ट 5 मिनट बाद ही मैंने ये दूसरी वीडियो शूट करी, क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। पंखा बंद कर रखा है, कूलर बंद कर रखा है, क्योंकि बाहर की साउंड आती है और कूलर की बहुत ज़्यादा साउंड आती है। AC नहीं लगी हुई भाई, और वीडियो शूट करते टाइम फिर साउंड बाहर की आएगी तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। और गर्मी में पसीना आ रखा है, मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है, इंटरनल सिक्योरिटी से, हमारा जो GS 5 के पेपर के सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश के सुरक्षा संबंधी मुद्दों का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के जो सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं आपको वो बताने हैं, ये आपका फोकस पॉइंट है। और दूसरा, सरकार द्वारा उठाए गए कदम बताने हैं आपको, सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं उसको टैकल करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए, उसको समाधान के तौर पे। ठीक है ना, चलिए तो वो IBC फॉर्मेट रहेगा और उसके तहत आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। पहले इंट्रोडक्शन में आपका जो कॉन्टेक्स्ट था वो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा से संबंधित था, तो आप उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर के ही आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली, उसके साथ तथा लगी है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, 640 किलोमीटर लगभग सीमा है, जो कि उत्तर प्रदेश को सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बनाता है। ठीक है ना, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, जैसे कभी कभी होता क्या है कि हम उत्तर प्रदेश कई बार इस्तेमाल करेंगे अगर आंसर में आगे, तो आप उसका शॉर्ट फॉर्म लिख लो कहीं पे। जैसे उत्तर प्रदेश लिखा, जैसे मैंने यहीं आप लिख लेते कोष्टक में UP, तो यहाँ करना मैंने UP। तो आगे जब भी आप उत्तर प्रदेश का इस्तेमाल करें तो आप UP लिख सकते हो, क्योंकि आप एक बार पूरा लिख करके कोष्टक मुँह से बंद कर सकते हो, तो UP दोबारा पूरा लिखने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश ऐसे भी लिख सकते हो, हालांकि इसको हिंदी में लिखते देवनागरी लिपि के साथ ऐसे, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद हमने मैप ड्रॉ कर दिया जिससे संबंधित हमारा था, और UP के सुरक्षा संबंधी मुद्दे हमने बताने थे, तो नेपाल के साथ सीमा विवाद है ये बता दिया। सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्र, ये वाला मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था यहाँ, वो वाला इलाका चंबल क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड एरिया वाले में। इस बुंदेलखंड के और एरिया में तुम जाओगे तो देखोगे गरीबी और आर्थिक असमानता भी है। ये है तो सही ना, सुरक्षा संबंधी मुद्दे। नक्सलवाद जो पहले ही करके आ चुके, पिछला क्वेश्चन हम सोनभद्र और चंदौली में, मिर्ज़ापुर में भी है। ठीक है ना, तो ये हमने मैप इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा संबंधी निम्नलिखित मुख्य मुद्दे हैं। ठीक है, कौन कौन से। तो UP की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, UP की जो आंतरिक सुरक्षा है, तो UP का बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है। अब नेपाल के साथ लगता है तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनता है, तो सीमा संबंधी मुद्दे आ जाएंगे। तो ये बाह्य मुद्दे हैं। ऐसे ही बाहरी मुद्दे और कौन कौन से हैं, अंतर राज्य के अंदर के मुद्दे बाद में देखते हैं, हम पहले बाह्य मुद्दों पर नज़र डालते हैं। चलिए, तो बाह्य मुद्दे पहला पॉइंट। तो बाह्य मुद्दों में कौन कौन से हैं कि नेपाल के साथ सीमा संबंधी मुद्दे हैं, और अभी तो करंट में और ज़्यादा ये हाईलाइटेड हो रखा है, और है कई सालों से, क्योंकि उसने अपने मैप में जो है नेपाल ने दिखा दिया था उत्तराखंड का एरिया जो था अपना, लेम्पेदोरा है ना, काला पानी वाला एरिया। तो नेपाल के साथ UP के कौन कौन से संबंधी मुद्दे हैं, तो सीमा संबंधी मुद्दों में आप देखोगे उनसे आतंकी घुसपैठ हो रही है, ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, जाली करेंसी का व्यापार हो रहा है, मानव तस्करी हो रही है, ये सब समस्या हैं। और नेपाल तो पनाहगाह बन जाता है आतंकवादियों के लिए, यहाँ अपराध करो और वहाँ चले जाओ, क्योंकि खुली सीमा है, छिद्रित और खुली सीमा है। नेपाल से वामपंथी उग्रवाद की समस्या भी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का संगठित अपराध भी है, प्रॉक्सी वॉरफेयर भी है, साइबर हमले भी हैं, दुष्प्रचार अभियान और उग्रवाद की समस्या। ठीक है ना। अच्छा, ये वर्ड आपको लग रहा होगा क्या ये प्रॉक्सी वॉरफेयर। अरे जब तुम सामने आकर के ना लड़ो, पीछे पीछे से लड़ने शुरू कर दो। जैसे सपोज करो तुम्हें प्रॉक्सी वॉरफेयर, यूक्रेन में युद्ध है, रसिया यूक्रेन लग रहा है, तुम्हें पता चला कि अमेरिका लड़ रहा है पीछे से, तो प्रॉक्सी वॉरफेयर। स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर काफ़ी रोल अदा करते हैं इसमें। ठीक है ना, चलो आंतरिक मुद्दे देख लेते हैं। आंतरिक मुद्दों में क्या है, अपने जैसे आपने मैप में दिखाया था सांप्रदायिकता, तो मुजफ्फरनगर दंगे उदाहरण के रूप में आप ले सकते हो। जनसंख्या संसाधन का बेमेल, कहीं जनसंख्या ज़्यादा है तो संसाधन कम है, उस हिसाब से उससे क्या होता है, शहरी अपराधों में मलिन बस्तियाँ होती हैं, उनकी भागीदारी बहुत होती है। शहरी अपराध जितने भी होते हैं उनमें आप देखोगे कि किसकी भागीदारी ज़्यादा है, तो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग, उनकी भागीदारी बहुत होती है। क्षेत्रीय असंतुलन, जब पूरी समानता नहीं होगी, समावेशी विकास नहीं होगा, तो ये भी तो कारण बनता है।
अलगाववादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। उदाहरण में आप बुंदेलखंड और पूर्वांचल को ले सकते हो। ठीक है। प्रतिस्पर्धी राजनीति है, और जो राजनीति प्रतिस्पर्धी है वो आपकी जाति धर्म पर आधारित है। इसकी वजह से होता क्या है कि लोगों में विभाजन उत्पन्न हो जाता है, और जब लोगों में विभाजन उत्पन्न होगा तो समाज आपका अस्थिर होगा, और संसाधनों पर कब्जे के लिए या अपने प्रभुत्व के लिए हथियार उठा लेते हैं लोग। तो ये भी एक कारण बन जाता है। तो ये भी एक मुद्दा है यूपी की सुरक्षा का संबंधित। आपराधिक नेटवर्क है। आंतरिक मुद्दों में आप देखोगे आपराधिक नेटवर्क, जैसे संगठित अपराध, आंतरिक संगठित अपराध है ये। अंतर्राष्ट्रीय वाला हमने ऊपर देखा प्राय मुद्दों में। तस्करी है, जबरन वसूली है, उग्रवाद और नक्सलवाद की समस्या आप देख चुके हो। आंतरिक आतंकवाद, स्लीपर सेल की समस्या भी है। गरीबी और बेरोजगारी भी एक समस्या है आंतरिक मुद्दों में देखोगे तो। जब गरीबी होती है तो संवेदनशील हो जाते हैं ये लोग, और जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है फिर। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये था कि आपका कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम तो निम्न कदम है। सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए उन्होंने बता देते हैं भाई। उठाए गए कदम: आपराधिक विधान एक्ट के तहत गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, शस्त्र लाइसेंस, ये यूपी गवर्नमेंट ने लेके आई थी। ठीक है ना। और विशेष बलों की तैनाती की गई। इंडिया नेपाल बॉर्डर है तो वहाँ पर एसटीएफ की तैनाती है, स्पेशल टास्क फोर्स की, एटीएस की तैनाती करना आदि। अपराधों के प्रति यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया गया। तो ये एक कदम है जिससे कि हम आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर सकें। क्षेत्रीय सहभागिता, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना। आगे अन्य कदम देख लेते हैं कि अन्य कदम में आप देखोगे कि 2018 में संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए यूपी कोका को लागू किया गया। और ये क्वेश्चन आपका सेपरेटली अलग बन सकता है यूपी कोका से संबंधित। जब ये आया था तो ये क्वेश्चन आया भी था सेपरेटली यूपी कोका को लेकर के, तो हमने अन्य उठाए कदम में अपने यूपी कोका को भी डाल दिया। ठीक है। चलिए, जब इतने सारे उपाय हमने गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए बता ही दिए, तो आगे उसके बाद भी आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बना हुआ है तो आगे की राह क्या हो सकती है और क्या कर सकते हैं ये भी बता दो। गुप्तचर संस्थाओं को मजबूत कर सकते हो। ठीक। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को उपलब्ध कराना तथा उनका बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है ना। ग्रामीण स्वयंसेवी बल की सीमा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अच्छा, सीमा प्रबंधन में जो उसके नज़दीक के बॉर्डर, हमारे जो बॉर्डर एरिया के गांव होते हैं, उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके ही नज़दीक होती हैं सारी चीज़ें, और वो उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। तो क्यों ना उन्हीं में से लोगों को तैनात कर दिया जाए। तो ग्रामीण स्वयंसेवी बल की सीमा प्रबंधन में, जो इंडिया नेपाल की सीमा बॉर्डर है, तो उत्तर प्रदेश की और नेपाल का जो बॉर्डर है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अब नेपाल की खुली सीमा है तो उस पर आप सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल कर सकते हो, थर्मल इमेज डिवाइस लगा सकते हो, नाइट विजन डिवाइस, सर्विलांस रडार, लेजर दीवार आदि का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है ना। ये GS 3 का टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी। अब ये यूपी स्पेशल के GS 5 में भी है, तो इसका इस्तेमाल आप वहाँ भी करोगे। इसलिए तो कह रहा हूँ, जब ये दोनों पेपर GS 5 और GS 6 हो जाएगा ना कवर, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको GS 1, GS 2 और GS 3 के पेपरों में। ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से हमने आगे की राह भी बता दी और उसके बाद इंट्रोडक्शन डाल देंगे सीधा। इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के हैं। यूपी कोका कानून आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के समाधान में एक कारगर कदम है। इसको हमने डाल करके इसको इंट्रोडक्शन, वो क्या कहते हैं, निष्कर्ष हमने खत्म करने की कोशिश करी। ठीक है ना। हालांकि इस दिशा में अभी और आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ये भी डाल दिया आशावादी दृष्टिकोण के साथ कि सिर्फ वही कदम पर्याप्त नहीं होगा, अभी और आगे कदम उठाने की आवश्यकता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये आपका इंटरनेट सिक्योरिटी का दूसरे पार्ट, मतलब 6 टॉपिक बताए थे मैंने इंटरनेट सिक्योरिटी में, उसका एक टॉपिक के मैंने क्वेश्चन 2 पहले करा दिए, और ये दूसरा टॉपिक है, उससे मैंने एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। ठीक है ना। कोशिश करेंगे 15 मिनट में समाप्त हो जाए। आंतरिक सुरक्षा में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग की भूमिका महत्वपूर्ण है। विश्लेषण करना है इसका आपको उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया था, 2021 में, लेकिन ये GS 3 के पेपर में था। अब जब यूपी स्पेशल का आ गया है तो अब ऐसा क्वेश्चन बनना लाजमी है इंटरनल सिक्योरिटी से। ठीक है ना। तो ठीक है, आंतरिक सुरक्षा में मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग की भूमिका बतानी है हमको, उसको विश्लेषण करना है। चलिए कर देते हैं फिर। तो आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हो उनकी डेफिनेशन के साथ ही।
कि मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग किसी व्यक्ति या एजेंसी के संवाद करने के विभिन्न माध्यम हैं। कोई व्यक्ति या एजेंसी अगर संवाद करता है, कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम है ये, क्या, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग। मीडिया में आप देखते हो प्रिंट मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। सोशल नेटवर्किंग में आप देखोगे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ये सब क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ आप एक दूसरे से बातें करते हो, चैट करते हो। यूट्यूब को भी बोल सकते हो, मैं वीडियो बनाऊँगा, आप कमेंट करोगे, कमेंट करने के बाद हम पढ़ेंगे, तो ये भी एक उसका हिस्सा है। मीडिया सूचनाओं और आंकड़ों को संरक्षित एवं संप्रेषित करने का उपकरण है। ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसको इंट्रोडक्शन में लिख दिया। थोड़ा सा छूट रहा था तो उसको हमने नीचे से ऐड किया। वही सोशल नेटवर्किंग क्या है, किसी भी वेब या मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म से व्यक्ति या एजेंसी को अंतःक्रियात्मक रूप से संवाद करने में सक्षम बनाता है, जैसे ब्लॉग है, विकिपीडिया है, फेसबुक है, टेलीग्राम है। ठीक है ना, तो अब आपका इसका बॉडी पार्ट स्टार्ट करोगे। और बॉडी पार्ट में क्या पूछा था आपसे, क्या पूछा था बॉडी पार्ट में भाई? बॉडी पार्ट में आपसे पूछा था भूमिका मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग की। तो इसकी पॉजिटिव भूमिका भी होगी और नेगेटिव भूमिका भी हो सकती है, और होती ही है। किसी भी सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं, कोई परफेक्टनेस तो नहीं होता। तो चलिए सकारात्मक भूमिका देख लेते हैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं और सकारात्मक भूमिका के तौर पर हेडिंग डालते हैं हम इसकी। ठीक है, तो सकारात्मक भूमिका क्या है मीडिया और सोशल मीडिया की? सामाजिक जागरूकता फैलाने में, ठीक है, रियल टाइम में सूचना साझाकरण में, समन्वय और सहयोग में, निगरानी करने के लिए, संकट प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया में। कुछ पॉइंट है, थोड़ा सा और डिटेल में देख लो आपको। भाई आप फेसबुक वगैरह का इस्तेमाल करते हो, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ। अगर यूट्यूब पे ध्रुव राठी इस समय इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं इस लोकसभा इलेक्शन में अपनी बात को रखने के लिए, तो है तो वो सोशल नेटवर्किंग का एक माध्यम ही ना। तो सामाजिक जागरूकता फैलाने में और रियल टाइम सूचना साझाकरण में। अब कहीं कोई घटना घटित हो जाती है या फिर सपोज करो कि भूस्खलन आ जाता है कहीं, वहाँ आपदा आ जाती है, तो रियल टाइम में सूचना पहुँचाई जा सकती है। इसमें ये सहयोगी है काफ़ी। समन्वय और सहयोग, निगरानी में, संकट प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया में है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी काम आता है। खुफिया जानकारी एकत्र करना और विश्लेषण में, खुफिया जानकारी को एकत्र कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो उनका। साइबर सुरक्षा और सूचना संरक्षण में भी। ठीक है, आगे और सकारात्मक भूमिका आप मीडिया की और सोशल नेटवर्क की किस में देख सकते हो? इस समय आप देख सकते हो, और भी पॉइंट आप डाल सकते हो काफ़ी। आप खुद भी बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जनरल आंसर लिखे जा सकते हैं इसके, और जनरल आंसर में आपको बहुत सारे टॉपिक पॉइंट पता होते हैं इसके। अभी जैसे पॉलिटिक्स में मीडिया और सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में, तो सरकार की नीतियों और क्रियान्वयन को लोगों तक पहुंचाने में भी प्रचार करती है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, मीडिया का इस्तेमाल होता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है आजकल। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा सरकार की नीतियों और क्रियान्वयन को लोगों को तो पहुँचाया जा रहा है। अपने नरेंद्र मोदी जी भी तो है गेमरों के साथ यूट्यूब पर जो है वीडियो बनाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं उनका। लोगों के हितों की आवाज़ उठाने में आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। आंदोलनों को रोकने में, कहीं आंदोलन छिड़ जाए तो उनको रोकने में। अब जैसे आप देख लो, एक तरफ तो आप आंदोलन रोकने की बात कर रहे हो, वहीं आप एक तरफ देख सकते हो कि सोनम वांगचुक जैसे लोग जो लद्दाख के मुद्दों को उठा रहे थे अपने, वो तो सोशल मीडिया के थ्रू तो यहाँ तक आए, वो यूट्यूब का सहारा लिया उन्होंने। अगर प्रिंट मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने साथ नहीं दिया, तो यूट्यूब ने साथ दे दिया, सोशल मीडिया ने साथ दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त भूमिका की ये कनेक्टिंग लाइन्स होती हैं जब आप दूसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हो। तो उपरोक्त भूमिका के बावजूद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये नहीं है कि पड़ रहा है, पड़ भी सकता है। तो बताओ कैसे पड़ेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, कैसे पड़ेगा। नकारात्मक भूमिका कैसी है सोशल मीडिया और मीडिया की? हेट स्पीच फैलाने में। वैसे आजकल तो मीडिया को हम गोदी मीडिया भी बोल देते हैं, कहते हैं मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन वो अपना चौथा स्तंभ पूरा गिर चुका है, इस तरीके से बोला जाता है, पर ऐसा है नहीं कि पूरी तरह से ही गिर चुका है। नकारात्मक भूमिका हेट स्पीच फैलाना, इसका इस्तेमाल करके हेट स्पीच को भी फैलाया जा सकता है बहुत जल्दी, फेक न्यूज़ टाइप से। साइबर आतंकवाद और युवाओं का ब्रेन वॉश कर सकते हैं। जाकिर नाइक ने जो है यूट्यूब से ही और फेसबुक वगैरह से ही ब्रेन वॉश किया था। जाकिर नाइक नाम सुना होगा आपने। आसानी से दंगे भड़काना कोई फेक न्यूज़ फैला करके। उदाहरण आप देख लीजिए मुजफ्फरनगर का दंगा 2013 में, उसमें कुछ वीडियो एडिटिंग करी गई थी उस तरीके से। आपराधिक गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग, दुष्प्रचार और गलत सूचना का प्रसार होता है, फेक न्यूज़ जिसे बोलते हैं हम।
गलत सूचना का प्रचार तो होता ही है और दुष्प्रचार भी होता है। जनता में दहशत का संचार, धोखेबाजी के विभिन्न साइबर रूप, विरोध आंदोलन और क्रांति। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों का ही रोल है। आसान और सुलभ प्रचार मंच मिल जाता है। कैसे लोगों को ISIS के प्रचार प्रसार के लिए ये एक सुलभ मंच हो जाता है। आतंकवादी गतिविधियों के लिए डार्क वेब पे लोग मिलते हैं, ठीक। साइबर अपराध के लिए ये एक माध्यम बन जाता है। हैकिंग होती है, बुलिंग होती है, फिशिंग है, स्टॉकिंग है, रैंसमवेयर है, इसका इस्तेमाल इस तरीके से होता है। तो नकारात्मक भूमिका भी आपने बता दी। चलिए, अब उपाय तो नहीं पूछे थे, लेकिन हमने जब भूमिकाएं बताई, सकारात्मक भूमिका भी बताई और नकारात्मक भूमिका भी बताई। अब जब दोनों भूमिकाएं हमने उनकी बता दी, तो नकारात्मक भूमिका को कम से कम किया जा सके उसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो निम्न उपाय हो सकते हैं भाई। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में क्या उपाय हो सकते हैं। सकारात्मक माध्यम हमने बताए थे कि कैसे भूमिका निभाएगा, लेकिन और क्या उपाय हो सकते हैं इसके। देखो, लोगों को जागरूक किया जाए, है ना, सोशल मीडिया और मीडिया के इस्तेमाल में, कि कैसे सोशल नेटवर्किंग के माध्यम को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि वो आपके फ़ायदे का साबित हो। तो लोगों को जागरूक किया जाए, व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा की जाए, पर्सनल डाटा जो है उसकी रक्षा की जाए। तो जो इसके लिए कानून बनाया गया उसको सुदृढ़ बनाना होगा। मुंबई पुलिस ने एक सोशल मीडिया लैब बनाई थी, उसके जैसा प्रोजेक्ट यूपी को भी शुरू करना चाहिए, है ना। ऐसा प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हो। इसमें क्या है कि जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उसका डाटा रहेगा इनके पास जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। तो सोशल मीडिया लैब इस तरीके से बना सकते हो। सूचनाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता, ठीक है, ये भी कर सकते हो। इस तरीके से आपने चुनौतियों के संबंधित उपाय भी बता दिए। एंड में आप उसका कंक्लूड कर दो। तो अतः उत्तर प्रदेश में इन खतरों से निपटने के लिए नोएडा में जैसे योटा डेटा सेंटर, आपने ये करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, तो हमने उसको डाल करके कंक्लूड कर देंगे, खोला गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना चाहिए। डिजिटल वही जागरूकता कि अगर आपको सोशल नेटवर्किंग साइटों को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है कि आप कैसे किसी से ब्रेन वॉश हो सकते हो, तो डिजिटल साक्षर बनाना चाहिए, जिससे आंतरिक सुरक्षा को अधिक मजबूत किया जा सके। इस तरीके से हमने आशावादी दृष्टिकोण के साथ जो काम गवर्नमेंट ने कुछ किया था, जैसे योटा डेटा सेंटर नोएडा में खोला गया है, उसको भी ले लिया और कंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन इसमें मैंने कंप्लीट कर दिए। और आपको ये थोड़े जनरल आंसर भी इनको लिख सकते हो, और आपको भी इसमें बहुत कुछ पता है, तो आप मुझे बताना कुछ पॉइंट अगर आपको और भी याद आ रहे हो कि इसमें ये सब ऐड हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है ना। और मेरी प्रतिबद्धता है आपके प्रति ये सिलेबस ख़त्म कराने की, और मैं कराऊंगा, डेफिनेटली प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए भाई, एक ही काम कर सकते हैं, 2 नावों में पैर नहीं रख सकते भाई, एक ही नाव में रखो, बैठो और निकलो, पार हो जाओ। अब भाई, वीरू सहस्त्र बुद्धि 3 इडियट के नहीं है जो दोनों हाथों से लिखे हैं। अब IQ लेवल उतना भी नहीं है, इतना ही है कि एक ही काम एक समय पे किया जा सके बेहतर तरीके से, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, गुड नाइट। मैं रात को शूट कर रहा हूँ, अब वीडियो अभी अपलोड करूँगा नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, कल भी कर सकता हूँ दिन में, ठीक है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए मुझे।